हेलो एंड वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आप डी ट्रिपल एस बी टीजीटी के एस्पिरेंट हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आप तक ये वीडियो पहुंची है तो उससे ज्यादा और अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपका एक वर्क प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ से 2-3 नंबर आपको जरूर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा इम्पोर्टेंट सेशन, जिससे हम डिस्कस करेंगे ऑथर की बायोग्राफी। ऑथर नहीं, यहाँ पे वो पोएट हैं, और पोएट की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनके इम्पोर्टेंट जो इनका वर्क है उसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद आपको प्रैक्टिस से मिलने वाली है, यानी कि 20 MCQs भी आपको मिलने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि आप पेशेंस अगर थोड़ा सा रखेंगे तो आपका ये जो वर्क है अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा, आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो अगर इस टाइम पे अगर कोई आपको अच्छा मटेरियल दे रहा है जब आपका एग्जाम नजदीक हो, वो भी ऐसा पर्सन जो खुद उसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो सोने पे सुहागा, इससे अच्छी चीज और कुछ हो ही नहीं सकती। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन। तो बायोग्राफी से स्टार्ट करेंगे। बायोग्राफी ऑफ रॉबिन एस गैंगम। तो ये जो थे ये मणिपुर के राइटर थे, मणिपुर के। तो इंडिया में है मणिपुर, तो नॉर्थ ईस्ट राइटर बोले जाते हैं ये, तो इनको डिस्कस करेंगे। रॉबिन सिंह, रॉबिन सिंह गैंगम इनका पूरा नाम है। ये जो एस है ये यहाँ पे सिंह स्टैंड करता है। इज अ डिस्टिंग्यूश्ड इंडियन इंग्लिश एंड बाइलिंगुअल पोएट, ट्रांसलेटर एंड इजाइस्ट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ मणिपुर। ओके, इंडिया में मणिपुर स्टेट है नॉर्थ में, वहां से ये बिलोंग करते हैं। ही राइट्स बोथ इंग्लिश एंड मिटेलन। तो मिटेलन क्या है? तो एक मणिपुरी लैंग्वेज है, इसमें ये लिखते थे। तो इनमें आपको कल्चरल और पॉलिटिकल अनरेस्ट ये सारी चीजें मिलेंगी। इनका अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन देख लेते हैं। Robin S. Gangam was born in Imphal, Manipur. He completed his education at St. Edmunds College and later earned a master degree in English literature from Northeastern Hill University, नेहरू जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इन शिलोंग। शिलोंग में थी ये। He later joined नेहरू as a faculty member. उसके बाद ये यहाँ पे पढ़ाने भी लगे थे इन डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। क्लियर? तो यानी कि यहाँ से इन्होंने डिग्री भी ली और उसके बाद यहीं पर ये टीचर भी हो गए, यानी प्रोफेसर भी हो गए। करियर के हिसाब से अगर देख लें तो इनके जो वर्क्स हैं उसमें मेनली आपको बाइलिंगुअल राइटर जानते हैं, मणिपुरी और इंग्लिश दोनों में ये लिखते थे। इनके जो पोएम्स हैं उनमें मेनली थीम्स मिलेंगी वायलेंस एंड इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, अलिनेशन, ये सब थीम मिलेगी। लव, गिल्ट एंड मेमोरी जैसी थीम्स इनको मिलेगी। ओके, और उसके बाद मेजर जो इनके वर्क्स हैं उसमें आपको पढ़ना है वर्ड्स एंड द साइलेंस 1988, टाइम्स क्रॉसरोड 1994, द डिजायर ऑफ रूट्स 2006। ओके, तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे। तो पहले एमसीक्यूज को करने से पहले हम डिस्कस करेंगे इनका जो लाइन बाय लाइन जो इनका वर्क है। तो अब हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है पोम को डिस्कस करने वाले हैं। द स्ट्रेंज अफेयर ऑफ रॉबिन एस गैंगम। बेसिकली जो ऐसे आपको पता है सिंह के लिए स्टैंड करता है। तो ये जो अफेयर यहाँ पे स्ट्रेंज अफेयर जो आया है, तो ये किस लिए आया है, यहाँ पे क्यों यूज किया है इस शब्द को, तो इसको समझ लेते हैं। तो बेसिकली ये किसी पर्सनल लव अफेयर को नहीं दिखा रहा है। ये बेसिकली जो पोएट हैं उनका जो अपने अपने जहाँ पे वो रह रहे हैं जिस जगह पे, वहां पे जो चीजें हो रही हैं, एक पोएट के नजरिए से आप सोचिए, पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि जिस वायलेंस में वो रह रहे हैं, जिस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के साथ वो गुजर रहे हैं, उसके बीच में वो कैसे अपनी जो पोएटिक इंस्पिरेशन है वो कैसे जीवित रखते हैं, और किस तरीके से वो स्ट्रगल कर रहे हैं लिखने के लिए। तो इसी के लिए उन्होंने इस शब्द का यूज किया है कि किस तरीके से इन चीजों का, यानी पोएट्री का, वायलेंस का स्ट्रेंज अफेयर यहाँ पे दिखाई दिया है। नॉट वंस कैन आई से आई एम द कैप्टन। वो आगे कह रहे हैं कि ये बेसिकली ये जो पोएम है 4 भागों में डिवाइडेड है, हम एक एक करके पढ़ेंगे। नॉट वंस कैन आई से आई एम द कैप्टन। वो कह रहे हैं मैं नहीं कह सकता कि मैं कैप्टन हूँ, यानी कि मैं नियंत्रक हूँ। बिहाइंड दिस व्हील ऑफ फायर, यानी कि ये जो
मेरे आसपास जो ये इतनी खराब सारी चीजें चल रही हैं, यानी व्हील ऑफ फायर, यानी कि जो आग की लपटें मेरी तरफ चल रही, गोले जो चल रहे हैं, पहिए चल रहे हैं, तो उनका मैं नियंत्रक हूँ। आई रिमेम्बर मिस प्लेसिंग अ ब्रॉन्ज वेल समवेयर समटाइम। वो याद करते हैं अपने बचपन को कि किस तरीके से उन्होंने कांसे की एक जो घंटी होती है उसको इधर उधर कहीं खो दी थी। आई लेफ्ट बिहाइंड मैनी अनटेंडेड हार्ट्स, यानी कि वो आगे कह रहे हैं कि मैंने कई ऐसे घरों को ऐसे छोड़ दिया, उनकी देखभाल नहीं की। ये कह रहे हैं रसिंग बैक आई डिस्कवर्ड समथिंग हैड चेंज्ड मी, यानी कि वो आगे कह रहे हैं जब मैं पीछे लौटा तो मैंने अपने आप में बहुत ज्यादा चेंज पाया। आई कैन से आई एम दिस और दैट, यानी कि अब मैं अपनी पहचान भूल गया हूँ कि मैं ये हूँ या वो हूँ। दैट आई इनवीड द कैरेक्टर ऑफ वाटर एंड स्टोन, वो आगे कह रहे हैं कि मैं पानी और पत्थर जैसे स्वभाव से ईर्ष्या करता था। वो उनका मतलब बहुत ही, उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही लचीला और स्थिरता वाला था। बहुत ही लोग उनसे इंस्पायर होते थे। दैट आई इनवीड द कैरेक्टर ऑफ वाटर एंड स्टोन, ये बार-बार रिपीट हुई है लाइन। ओके, एज आई बॉय आई वॉज मेड अ शीप, यानी कि जब मैं एक बच्चा था, लड़का था, तो मुझे लोग क्या बनाते थे, भेड़ बनाते थे। नाउ आई एम इंचेंटेड इनटू अ गोट, लेकिन अब मुझे बकरी बनाया जा रहा। दैट द टाउन्स पीपल इंजॉय ड्राइविंग टू द स्क्वायर, यानी कि अब मुझे जो शहर के लोग हैं वो उस पे बैठ के सवारी करते हैं, इंजॉय करते हैं। विद अ मैरी गोल्ड गार्लैंड, उस पे एक माला पहनाते हैं उसको, और उसको शहर के बाहर मतलब हाँकते हैं, चौक की तरफ हाँकते हैं, सड़क की ओर हाँकते हैं। तो ये एक तरीके से अपमान दिखा रहा है ना, पोएट अपमान को फील कर रहे हैं यहाँ पे, मजाक या पात्र का दिखा रहे हैं। जैसे बलि का बकरा होता है, बलि के बकरे जैसी हालत वो अपने आप की फील कर रहे हैं। देखिएगा, एट 24 आई इनवाइटेड माई सेल्फ टू बोहेमिया, यानी कि जब मैं 24 साल का था तो मैंने अपने आप को बोहेमिया बना लिया, यानी कि बोहेमिया वो होते हैं जो कला की दुनिया में प्रवेश करते हैं। बोहेमिया लोग जो होते हैं वो अतरंगी होते हैं, ऐसा। द किंगडम ऑफ आर्ट, द किंगडम ऑफ आर्ट वेयर पीपल नेवर ग्रो ओल्ड वॉज माई अफेबल नेबर, तो यहाँ पे वो आगे कह रहे हैं कला की वो दुनिया जहां पर लोग बूढ़े नहीं होते, मतलब उनकी, और वहां पे मतलब पड़ोसिन नहीं होते हैं। वॉज माई एफेबल नेबर, मेरी पड़ोसिन थी, जो मतलब जो मेरी रचनाएं थी, मेरी जो दुनिया थी वही मेरी पड़ोसी थी, ये आज कह रहे हैं। ठीक है, मूव्ड बाई क्यूरियोसिटी I found myself lingering at backstages where painted girls and poor blind boys came to do their parts. वो आगे कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सजे धजे जो कलाकार आते हैं, जिज्ञासावश जो आते हैं, और वहां पे उनकी हकीकत छुपी होती है। मूव्ड बाय क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा के साथ आते हैं और वहां पर उनकी हकीकत छुपी होती है। एट बैक स्टेज, यानी कि जो अभिनय करते हैं बैक स्टेज, वेयर पेंटेड गर्ल्स एंड पुअर ब्लाइंड बॉयज, तो वहां पर जो क्या बोलते हैं, गरीब और अंधे बच्चे होते हैं, वो क्या आते हैं, अपना पार्ट्स, अपना अभिनय करने के लिए आते हैं। इन द इवनिंग नाउ आई ऑफन मिक्स माई ड्रिंक विद डिस्पेयर, अब शाम को मैं अपने शराब में निराशा मिलाता हूँ, यानी कि वो इतना टूटे हुए हैं, इतने उनके सपने टूट गए हैं जब वो सारी चीजें देख रहे हैं वायलेंस, तो कह रहे हैं अब मैं रात में जब बैठता हूँ शाम को तो अपनी शराब में क्या मिलाता हूं? निराशा, मेलंकली। लव ऑफ कोर्स मेड मी इंटायरली यूजलेस, प्रेम ने मुझे पूरी तरह व्यर्थ बना दिया है, यानी कि वो कह रहे हैं टूटे रिश्ते जो है असफल प्रेम की अभिव्यक्ति है। ठीक है, दिस इज द स्टोरी ऑफ माई पीपल, वो कह रहे हैं ये जो कहानी है वो मेरे लोगों की है। वी सोव्ड सस्पिशियस सस्पिशियस इन द फील्ड, वो कह रहे हैं हमने अपने खेतों में शक बोया, है ना। वो यहाँ पे इन लाइंस का मतलब ये है कि ये जो कुछ भी कहानी है मेरे लोगों की है, क्योंकि हमने आपस में इन द फील्ड्स मतलब कोई खेत वेत नहीं है,
मतलब हमने अपने मन में आपस में एक दूसरे के लिए शक बोया। Hatred sprang and razed the crops। आगे कह रहे हैं नफरत उगी और फसलें नष्ट कर दी, जो कि ये दिखाता है कि लोगों का अपने आपसी जब नफरत होती है तभी उनका विनाश होता है। नाउ दे गो टू ग्लोटिंग नेबर्स। आगे कह रहे हैं नाउ दे गो टू ग्लोटिंग glorifying neighbors, begging balls in hands, fingers pointed at each other। जब वे घमंडी पड़ोसियों के साथ कटोरा लेकर जाते हैं और एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। नाउ दे गो टू ग्लोटिंग नेबर्स, है ना। ग्लोटिंग नेबर्स मतलब घमंडी जो लोग होते हैं, बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनको बोल खाएंगे। उनके पास जब ये कटोरा लेके जाते हैं कुछ मांगने के लिए, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर दोष लगाते हैं कि तुमने ऐसा किया इसलिए तुम गरीब रह गए और तुम मुझे दे नहीं रहे हो, यानी कि तुम्हारी अमीरी किसी काम की नहीं। ठीक है। देयर इन देयर इंसेंट बिकरिंग मफल्स ऑल पिटी। उनकी लगातार के जो ये झगड़े हैं, उन्होंने मतलब एक दूसरे के प्रति जो सहानुभूति होनी चाहिए, सिंपथी होनी चाहिए, उसको दबा दिया है। our intentions are clear। हमारी जो मंशा है, हमारा जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल क्लियर है। slash tears and burn, let fire erase all traces। मतलब तुम्हारे मन में जो भी एक दूसरे के लिए आग गुस्सा भरा हुआ है वो निकाल दो, वो मिटा दो, ताकि जो हमारे अंदर का जो शक है वो हमारे इतिहास में ना लिख जाए। यानी हम एक दूसरे के लिए जो घृणा करके इतना सब तबाही मचा रहे हैं वो कहीं हमारा इतिहास ना बन जाए। इसलिए तुम अपने अंदर की जो भी जलन है, ईर्ष्या है, उसको त्याग, ऐसा कह रहे हैं। सो दैट सस्पिशियस कैन नॉट राइट अवर मर्डरस हिस्ट्री। तो यानी कि यही लाइन जो मैंने अभी बताया वो है। Somewhere inside the labyrinth, we met locked horns and went our feuding ways। वो कह रहे हैं आगे, भूल भुलैया जैसे संघर्ष में हम टकराए। somewhere inside the labyrinth, we met, यानी कि हम वहां पे मिले, locked horns, ओके, went our feuding ways। इस तरीके से हम आगे बढ़े। Our past we believe is pristine even as we reaped hates and took slaves। हम मानते हैं कि हमारा जो अतीत है, प्रिस्टीन मतलब यहाँ पे बहुत प्योर है, मतलब हम मानते हैं हमारा जो अतीत है, पास्ट है, वो बहुत ही ज्यादा पवित्र था, जबकि हमने सिर काटे और गुलाम बनाए। इवन एज वी रीप्ड हेड्स, यानी कि हमने सिर काटे और लोगों को गुलाम बनाए, लेकिन फिर भी हम मानते हैं हमारा जो अतीत है वो बहुत पवित्र है। When we rewrite make believes history with malicious intent, malicious intent, वो कह रहे हैं आगे यहाँ पे कि जब हम झूठी इतिहास को मतलब अपने खराब लक की वजह से, भाग की वजह से दोबारा लिखते हैं। When we rewrite make believe history with malicious intent, तो वो यहाँ पे आगे कह रहे हैं जब हम मेलिसियस इंटेंट यानी कि बुरे इंटेंशन के साथ जब अपनी हिस्ट्री लिखते हैं, दोबारा लिखते हैं, तोड़ मरोड़ कर लिखते हैं, तो वो दुख का कारण बनती है। उसके परिणाम जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। मेमोरी बर्न्स ऑन अ शॉर्ट फ्यूज। आगे कह रहे हैं यहाँ पे कि उसकी स्मृति जो है, इस तरीके की जब आप इतिहास लिखेंगे तो वो जब आप पढ़ेंगे तब आपको रियल पिक्चर दिखाई पड़ेगी, उससे आपको क्लीफ होगी। As boys return to Christmas,
escorted by hate and fear, they take a circuitous route to outwit an enemy who will revel too much in the birth of a merciful son. तो इन लाइन का मतलब ये है कि जब लड़के क्रिसमस के लिए लौटते हैं, एज बॉयज रिटर्न टू क्रिसमस, तो नफरत और डर के साथ आते हैं, स्कॉटेड बाय हेट एंड फियर, वे दुश्मन से बचने के लिए लंबा रास्ता अपनाते हैं, दूसरे रास्ते से होकर जाते हैं, जो उस दयालु पुत्र जो यीशु है उनको बोला है। ये देखिए, who will revel too much in the birth of merciful son, तो वो आगे कह रहे हैं merciful son ये कहा है यीशु को, जो दयालु पुत्र के जन्म पर अत्यधिक आनंदित हो। ठीक है, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो क्रिसमस पे अपने घर आते हैं तो डर और फियर के कारण वो लंबे रास्ते पर जाते हैं। यहाँ पे जब वो कॉलोनियल पार्ट की बात करते हैं कि ब्रिटेन वालों ने इस तरीके से डरा सहमा के रखा था कि वो क्रिसमस मनाने के लिए आते थे, जबकि वो यीशु जो है उनके बर्थ के लिए आते थे, उनको खुश करने के लिए आते थे, तब भी वो डर के आते थे और लंबे रास्ते से होकर आते थे। When these boys reach When these boys reach home, their dreams will come dressed in red. जब ये लड़के घर पहुंचेंगे तो उनके जो सपने हैं वो लाल रंग में सिमट जाएंगे, लिपट जाएंगे, यानी कि खून से या हिंसा और युद्ध निर्दोषों की मृत्यु की ओर संकेत कर रहा है। यानी कि यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जब वो घर जाएंगे तब वो उनका कत्लेआम हो जाएगा, उनको मार दिया जाएगा इन बच्चों को। इसी तरीके से ड्रेस्ड इन रेड यानी कि जो क्रिसमस में रेड ड्रेस होती है उसको सिंबलाइज किया है। पार्ट 2 यहाँ से देखिएगा, व्हेन आई टर्न विद अ हैवी हार्ट टुवर्ड्स माय फ्लेमिंग कंट्री, कह रहे हैं जब मैं अपने भारी मन से विद हैप्पी हार्ट यानी बहुत ही भारी दिल से जब मैं अपनी कंट्री की तरफ, मातृभूमि की तरफ देखता हूँ, यानी कि अपने आसपास जो ये दंगे देख रहा हूँ उसकी वजह से अपने भारी मन से जब अपनी अपनी कंट्री की तरफ देखता हूँ, द हिल्स वुमेन स्क्रीम योर नेम, कह रहे हैं कि ये जो पहाड़ है और ये जो धरती है वो तुम्हारा नाम चिल्लाते हैं। सोल्जर्स विद ब्लैक स्कार्स मफलर्स लाइक मीम आर्टिस्ट, कह रहे हैं जो काले मफलर पहने जो सैनिक हैं वो एक तरीके से जो बोल ना सकने वाले आर्टिस्ट होते हैं वैसे हैं, जैसे कि कुछ ही पलों में वो कफन में बदल जाएंगे। सोल्जर्स ऑब्वियस सी बात है कि उनका कफन हमेशा तैयार रहता है, तो इस तरीके से इन्होंने दिखाया है। When them in seconds into shroud, shroud मतलब कफन, for the trucks carrying the applicants of death and devastation, वो कह रहे हैं जो ये अपने साथ ये ट्रक और गोला बारूद लेके जाते हैं वो इनके विनाश का कारण ये अपने साथ खुद लेके जाते हैं। For the eager rescuer in his armored car, कह रहे हैं यहाँ पर जो पॉलिटिक्स हैं और जो उनकी आर्मी है वो एक अजीब तरह की विडंबना कह सकते हैं, जो बचाने के नाम पर आते हैं, यानी कि जो आर्मी लोग होते हैं बचाने के नाम पे आते हैं लेकिन विनाश लाते हैं। जैसे कि हो सकता है हम अपने देश की रक्षा कर रहे हैं तो हमारे आर्मी आर्मी है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो विरोध के लोग होते हैं तो उनको टेररिस्ट बोला जाता है, तो लेकिन है तो वो अपने देश के सोल्जर ही है ना, वो भी तो अपने देश की रक्षा ही कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ ये बोल रहे हैं। For the first visitor to the fabled homeland, कह रहे हैं कि ये एक तरीके से आयरनी इन्होंने कहा है कि वो इस तरीके की जो प्योर मातृभूमि है हमारी उस पे वो लौटने वाले पहले पर्यटक हैं, देखने वाले में से पहले पर्यटक हैं वो। द ग्रेव्स ऑफ यूथ
अशांति में मरे हुए नौजवान, हु डाइड इन टर्मोइल, टर्मोइल मतलब अशांति में, ग्रेव्स मतलब जो उनकी वो होती है, कब्र होती है, उसको बोलते हैं। आर द ओनली माइलस्टोन टू द सिटी, ये सब ही केवल माइलस्टोन बने हैं उनकी सिटी के लिए, एकमात्र निशानी है जब वो पहुंचे हैं अपने देश। बट द हिल्स लाई ड्रैप्ड इन मिस्ट, आगे कह रहे हैं लेकिन जो पहाड़ है उसपे कोहरा छाया हुआ है, इंस्टीड ऑफ द मस्क ऑफ योर बीइंग, तुम्हारे शरीर की खुशबू की तरह। मतलब आगे कह रहे हैं वो कि जो हिल्स हैं उनके ऊपर कोहरा छाया है, जैसे कि तुम्हारे सोल्जर्स के शरीर पे खुशबू है मिट्टी की। आई इनहेल द एक्रिड स्मोक, आई गेलिग्नाइट एंड पायस, तुम्हारे शरीर की खुशबू की जगह मैं अब मतलब तुम्हारे शरीर में जो खुशबू आनी चाहिए, अपनी मातृभूमि को ये कह रहे हैं, तुम्हारे बॉडी से यानी तुम्हारे पृथ्वी जो वो भूमि है उससे जो खुशबू आनी चाहिए, उसकी जगह मुझे बारूद और जो लाशें हैं उनका जो धुआं होता है, जो चिता जलती हैं, पायस मतलब जो चिताएं जलती हैं उनका जो धुआं होता है, उस उसकी तेज दुर्गंध आ रही है, उसमें तेज धुआं आ रहा है, जिसमें मैं सांस ले रहा हूँ, जिसमें मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। With cargoes of sands and mortar, Memnon came to inspect the city. रेत और गारे यानी लोभ और धन का जो देवता होता है उसको बोल रहे हैं, फिर शहर का वो निरीक्षण करने आए। मेमोन केम टू इंस्पेक्ट द सिटी, he cut down the remaining trees and carried them away like cadavers for dissection। वो कह रहे हैं कि उसने जो वो आया है वो देवता, वो क्या कर रहा है, जो मतलब रेत का जो देवता आया है वो उसने क्या किया है कि जो बचे कुचे पेड़ हैं उनको भी काट ले गया है अपने साथ, जैसे कि पोस्टमार्टम के लिए शवों को लेके जाया जाता है चीड़ फाड़ के लिए। मॉर्निंग पेपर्स लाइक वाटर डाउन मिल्क सेल द सेम ब्लैंड आइटम्स, सुबह के अखबार पानी मिले दूध की तरह, यानी जो अब ये सब जो वायलेंस हुआ है उसके बाद अखबार में वैसे ही खबरें आ रही हैं जैसे पानी हुए, पानी मिला के जो दूध बेचते हैं, सीधी चीजें बेचते हैं, वैसी ही खबरें अब सुबह आ रही हैं। रेप, एक्सटॉर्शन, एम्ब्यूसेस, कन्फेशंस, embezzlement, वेंडेटा, सेल्स, मैरिज, द यूजुअल, जैसे कि बलात्कार, वसूली, हमले, कबूलनामे, कन्फेशंस, एम्बेजलमेंट घोटाले, बदले, बिक्री ना, सेल्स बिक्री, मैरिज मतलब शादियां, और वही द यूजुअल जैसे ही रोज खबरें आती हैं। देयर इज टॉक ऑन द streets, in dark commerce, in homes, words caught by the cars of restaurants, सड़क पर अंधेरे कोनों में, देयर इज टॉक ऑन द स्ट्रीट्स इन डार्क कॉर्नर्स, यानी कि शहर में अंधेरे कोनों में और घरों में बातें होती हैं, और वो बातें जो रेस्टोरेंट की दीवारें भी सुन सकती हैं, यानी रेस्टोरेंट की दीवारें भी सुन सकती हैं। We honor the unvarying certainty and pay routine homage to silence। जब हम अब केवल उसी एक ट्रुथ को मानते हैं, we honor the unvarying certainty and pay routine homage to silence, तो रोज मर्रा की चुप्पी को पूछते हैं। मतलब अब यहाँ पे कह रहे हैं जो पावर होती है उसके डर से
जो सच बोलने वाला इंसान होता है वो भी मौन को एक्सेप्ट कर लेता है और वही उसकी दिनचर्या बन जाती है। Everyone has correctly identified the enemy of the people. हर कोई जानता है कि जनता का दुश्मन कौन है। Everyone has correctly identified the enemy of people. लेकिन उस दुश्मन की शक्ल बदलती है। सब कोई जानता है कि जनता का दुश्मन कौन है, लेकिन उसकी शक्ल बदलती है और ये कभी स्पष्ट नहीं होता कि वास्तव में कौन है, क्योंकि हर एक चेहरे के पीछे दुश्मन छुपा हुआ है। He wears a new face each morning. वो दुश्मन को टैग करते हुए कहते हैं हर सुबह एक नया चेहरा पहनता है। And freedom is asking yourself. और कहता है कि और स्वतंत्रता अब सिर्फ खुद से पूछना है। If you are free, day after sullen day, morose day. क्या मैं वाकई स्वतंत्र हूँ? एक उदास दिन के बाद दूसरे दिन के लिए, मोरोज डे, यानी कि एक उदास दिन बीत गया फिर दूसरे दिन के लिए क्वेश्चन करता है कि मैं स्वतंत्र हूँ या नहीं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। Uprightness is not piercing, touching anything publicly. Integrity is not drinking. Worthiness is contributing generously to a new faith, to buy guns for unleashing ideological horror. Service is milking the state, and when you can fit no more, to start bugling each other. क्या है इसका तो समझिए। ईमानदारी का अर्थ है अपराइटनेस इज नॉट केयरसिंग। ईमानदारी का अर्थ है कि आप पब्लिकली किसी को छुओ मत, छूना मना। तो ये एक तरीके से उन्होंने एक आयरनी किया है समाज पर कि लोग मतलब मोरालिटी के दिखावे से ज्यादा जरूरी ये है कि आप किसी से सच में सिंपैथी फील करें, संवेदना फील करें। इंटीग्रिटी इज नॉट ड्रिंकिंग। सच्चरित्रता जो है उसका मतलब है शराब मत पिए। ठीक है। वर्थीनेस इज कंट्रीब्यूटिंग जनरसली। कह रहे हैं योग्यता का मतलब है नए धर्म को चंदा दो ताकि हथियार खरीदे जा सके और वैचारिक आतंक फैलाया जा सके। तो यहाँ पर भी वो एक वो किया है, तंज कसा है, आयरनी किया है कि लोग ना धर्म की आड़ में क्या करते हैं, हिंसा करते हैं। लोग धर्म के नाम पर चंदा लेते हैं और दूसरे धर्म को नीचा दिखाते हैं। सर्विस इज मिल्किंग द स्टेट। सेवा का मतलब है राज्य को चूसो और फिर एक दूसरे को लूटो ताकि हम चोरी में आदर्श बन सके। समझ में आई बात? यानी सो दैट वी कैन बिकम पैरागॉन्स ऑफ थीवरी। यानी इनके लिए सेवा का मतलब ये उन पे कटाक्ष किया है जो सरकारी नौकरी या कहीं पर भी अच्छे पद पर हैं तो लोग करप्शन करते हैं, उन पे इन्होंने आयरनी किया है, सटायर किया है कि सर्विस का मतलब ये है कि राज्य को चूसो और फिर एक दूसरे को लूटो ताकि हम चोरी में आदर्श बन जाए। यानी कि जो आपको पद दिया गया है उसमें आप आदर्श ना बनकर चोरी में आदर्श बन जाए। Chastity is forbidding our women for exposing their legs. बहुत अच्छी बात कही है, एक तरीके से सटायर किया है इन्होंने। पवित्रता का अर्थ है महिलाओं को उनके पैरों को दिखाने से मना करना। यानी कि लोग ये जो सिंबल लगाते हैं औरतों के ऊपर कि उनको ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उस पे इन्होंने कहा है कि पवित्रता का मतलब यही है कि स्त्रियों को उनके पैर दिखाने से मना करना, यानी कि स्त्रियों की स्वतंत्रता पर समाज की पाबंदियों पर उन्होंने व्यंग किया है। प्योरिटी इज नॉट विस्परिंग।
पवित्रता का मतलब है प्रेम का एक शब्द भी ना बोले ताकि उसे अश्लील ना समझे। इवन अ सॉलिटरी वर्ड ऑफ लव so that it will not be mistaken। यानी कि पवित्रता का मतलब समाज के लिए ये है कि प्रेम का एक शब्द भी ना बोले ताकि कोई उसे अश्लील ना समझे। तो प्रेम जैसी भावनाओं पर भी जो सामाजिक संकोच है उसको इन्होंने उजागर किया है यहाँ पे। नथिंग इज सर्टेन, ऑयल, लेंटिल्स, पोटैटोज, फूड फॉर बेबीज, ट्रांसपोर्ट और ये सारी जो चीजें हैं, कुछ और भी है, द आउटसाइड वर्ल्ड। ओके, इन सारी चीजों को कहा है कि अब कुछ भी निश्चित नहीं है। तेल, दाल, आलू, है ना, बच्चों के लिए खाना, ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ चीजें जो हम जाते हैं, रेल वगैरह, ये सब बाहर जाने के लिए अब कुछ भी निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक फेलियर देखने को मिल रहा है। इवन फायर, वाटर एंड एयर, अब तो आग, पानी और हवा भी धीरे धीरे बिकने लगे हैं। देखिए, पोएट ने बहुत पहले ही ये सारी चीजें देख ली हैं जो हम अब देख रहे हैं, बिसलेरी वगैरह बिक रही है, तो ये पोएट ने बहुत पहले ही देख लिया था, है ना। तो कहते नहीं है जहां रवि न जाए वहां कभी जाए, तो वैसे ही जहां सूर्योदय नहीं होते वहां भी कभी वहां तक भी देख लेते हैं। आर स्लोली बिकमिंग कमोडिटीज। पैट्रियोटिज्म इज द नीड ऑफ द आवर। देशभक्ति आज की सबसे बड़ी जरूरत है। पैट्रियोटिज्म इज प्रीचिंग सक्सेशन and mourning our merger with the nation. Patriotism is honoring martyrs and who dies in confusion. देशभक्ति है अलगाव की बातें करना और राष्ट्र के विलय पर शोक करना। तो यानी कि यहाँ पर भी वो कह रहे हैं, ये एक तरीके से आयरनी कर रहे हैं, लोगों का मतलब देशभक्ति से ये है कि अलगाव की बातें करना। अब ये देशभक्ति में ये आता है कि इंसान अपने देश के लिए, एक ये तो वो हो गया ना कि अंधभक्ति होना, आप सिर्फ पृथ्वी के एक कोने की सुरक्षा करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो ना पूरी पृथ्वी को प्रोटेक्ट किया जाए इस बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो देशभक्ति यहीं पे निगेटिव हो जाता है जब आप अपने पूरे जिस प्लानेट पे रह रहे हैं उसकी रक्षा करने के बारे में सोचें। देशभक्ति एक संकुचित शब्द है इनके अकॉर्डिंग। पैट्रियोटिज्म इज डिक्लेयरिंग वी शुड प्रिजर्व नेटिव कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। जो पैट्रियोटिज्म है वो ये डिक्लेयर करता है कि हमें अपने जो कल्चर है, कस्टम्स है, ट्रेडिशंस हैं, उनको उनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, उन्हें धरोहर की तरह रखना चाहिए। और जो देशभक्ति में जो शहीद हुए लोग हैं, जो भ्रम की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से मरे हैं, उनको ऑनर करना चाहिए। पैट्रियोटिज्म Patriotism is admiring the youth who ponders grenades. Patriotism is proclaiming all men are brothers. देशभक्ति है सबको भाई कहना और चुपके से अपने ही भाई को लूटना। बार बार ये समाज पे एक तीखा तंज कस रहे हैं, यानी कि आयरनी कर रहे हैं, एक्चुअल पिक्चर दिखा रहे हैं। Patriotism is playing the music of guns to the child in the womb। बहुत ही बड़ी बात कही है, लाइंस नोट कर लीजिए कि लोगों के लिए देशभक्ति का मतलब ये है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को बंदूक की धुन सुनाना। यानी कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जब किसी देश पे हमला करते हैं तो वहां की जो औरतें होती हैं, कुछ प्रेग्नेंट होती हैं, उनको, उनके बच्चे को भी
मार देते हैं उनको, वहां पे भी दया नहीं आती और वो उसको देशभक्त कहते हैं। आगे देखिएगा, स्टोन्स स्पीक, द हिल स्पीक, व्हेन वी फाइनली फॉल साइलेंट। पत्थर और पहाड़ तब तक बोलते हैं जब हम पूरी तरह चुप हो जाते हैं। यानी कि जब किसी को दर्द पहुंचता है तो वो चीखता चिल्लाता है, तो वो पहाड़ों से जो आवाज टकराती है उसी को इन्होंने कहा, सिंबलाइज किया है कि प्रकृति भी अंत में सच बोलती है जब मनुष्य मौन हो जाता है। हिस्ट्री हंच बैक्ड फ्रेंड, व्हाई डू वी फेयर यू। इतिहास मेरी कुबड़ी दोस्त, पंच हंच बैक्ड फ्रेंड, तुम हम तुमसे डरते क्यों हैं। ठीक है, यानी इतिहास पढ़ने से डर लगता है, ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट लाइन देखिएगा, व्हाई डू वी लव हेट लाइक कंसील मेयरली टू इनैक्ट यू इन द कोर्ट थिएटर्स ऑफ टाइम। तो वो इतिहास तो कह रहे हैं कि तुम मेरी कुबड़ी फ्रेंड हो और तुमको पढ़ने से डर लगता है। हम प्यार क्यों करते हैं, व्हाई डू वी लव, नफरत क्यों करते हैं, हेट क्यों करते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं, छुपाते क्यों, कंसील क्यों करते हैं। सिर्फ इसलिए कि हम तुम्हें समय के जो घटिया जो रंगमंच हुआ है उसको दोहरा सके, इसलिए हम ये सब करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने मतलब जो हिस्ट्री है, पास्ट है, उसमें जो चीजें लिखी जाती हैं, हिस्ट्री वाली बुक्स होती हैं, उन पे क्वेश्चन किया है कि क्या हम ये दुनिया में आए हैं तो क्या ये जो पीछे घटिया चीजें हुई हैं उनको याद करने के लिए, उनको दोहराने के लिए आए हैं, ऐसा यहाँ पे पोएट बोल रहा है। क्लियर। अब हम अपने लास्ट पार्ट में जाएंगे, पोएम्स जो कि है उसको पढ़ने के बाद ये पोएम खत्म हो जाएगी। तो आगे की लाइन में कहते हैं, टुडे आई स्टैंड अलोन एंड एक्नॉलेज दैट द लेफ्ट हैंडेड गिफ्ट ऑफ अ मैन विदाउट अ वुमन एंड द किंग लैंड बाउंड बाय फायर। वो आगे कह रहे हैं, आज मैं अकेला खड़ा हूँ और ये एक्सेप्ट करता हूँ कि जीवन मेरे लिए एक बहुत ही विचित्र तरीके का गिफ्ट है। एक ऐसा पुरुष जो स्त्री के बिना है, विदाउट अ वुमेन, है ना, एक मैन जो है वो एक वुमेन के बिना है, और एक छोटा सा देश जो हर तरफ से, एक टिनी लैंड है, छोटा सा देश है जो हर तरफ से आग से घिरा हुआ है। मतलब जो आसपास वायलेंस हो रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। Slave to an unexamined life, all that I have done, I have accomplished blindfolded, love, fear, anger and old despair. एक ऐसे जीवन का गुलाम हूँ, स्लेव टू एन अनएग्जामाइंड लाइफ, यानी कि एक ऐसे जीवन का गुलाम हूँ जिसे मैंने कभी परखा नहीं, जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं। मैंने जो कुछ भी किया, ऑल दैट आई हैव डन, प्यार, डर, गुस्सा और निराशा, ओल्ड डिस्पेयर, ये सब कुछ जो कुछ भी किया वो सब बिना देखे, जैसे आंखों पर पट्टी बांध कर किया। यानी कि द द पेनिटेंट हियर वेयर क्लॉथ, यानी कि ये सब कुछ जो मैंने किया वो मैंने, ऐसा लग रहा है, आंखों पे पट्टी बांध कर किया। यानी ये जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ मुझसे देखा नहीं जा रहा था, ऐसे किया जैसे मैं सब कुछ अनदेखा कर रहा हूँ, अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं वो यहाँ पे। एंड pours a stain leaves on its head, the sky's dress is in its red। आगे कह रहे हैं, पछतावे से भरा यह साल, जो मतलब जो सेंट सेंट लोग होते हैं, संत लोग जो होते हैं, वो एक तरीके से तंबू पहनते हैं ना, एक तरीके से जो एक कपड़ा पहनते हैं, वैसा ही मतलब इन्होंने पहना हुआ है। और अपनी मतलब एक तरीके से जो उन्होंने गलतियां की है उसकी वजह से अपने सिर पर जो है राख के पत्ते डालता है। आसमान की जो आसमान है वो पूरा फट चुका है। अब जो स्टार्स आते हैं और वही आसमान को थाम कर रखते हैं ताकि वह नीचे ना गिर जाए। ठीक है,
तो ये लाइन, व्हेन स्टार्स अपील दे होल्ड अप द स्काई लाइक नट्स एंड बोल्ट सो दैट द फिर्मामेंट विल नॉट फॉल। तो वही चीज है कि यानी एक जो संत होता है वो एक कपड़ा लपेटे होता है अपने तरीके से, अपने सर पर घास का ढेर रहता है, और जो स्काई है, आसमान है, वो फट चुका है, वो अब सितारे ही रह गए हैं, और वो आते हैं और वो आसमान को थाम कर रखते हैं कि ताकि वो नीचे ना गिर जाए। बट वी हु स्लीप अंडर दीज स्टार्स विल नॉट लेट ईच अदर ड्रीम। लेकिन हम वो हैं जो स्टार्स के नीचे सोते हैं और एक दूसरे को सपने भी नहीं देखने देते। यानी कि यहाँ पर उन्होंने सोशल सटायर किया है कि लोग एक दूसरे को कुचलने की भावना उनके अंदर हमेशा रहती है। लव इज ऑल्सो अ फॉरगेटन वर्ड, यानी जो प्रेम भी है वो भी एक भूला बिसरा शब्द बन चुका है, लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे हैं। एबिलिटी टू सफर एंड द एबिलिटी टू इन्फ्लिक्ट द utmost hurt on the person you love most। आगे आगे कह रहे हैं, जब प्रेम में दुख सहने की शक्ति ही नहीं बल्कि उसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा पीड़ा देने की क्षमता हो, द एबिलिटी टू सफर एंड द एबिलिटी टू इन्फ्लिक्ट द utmost hurt on the person you loved most। यानी कि प्रेम भी अब एक भूला बिसरा शब्द बन चुका है। प्रेम में मतलब अब दुख सहने जैसी शक्ति नहीं रह गई, बल्कि वो उसी को सबसे ज्यादा पीड़ा देते हैं जिससे वो सबसे अधिक प्रेम करते हैं। ठीक है, ओके, तो आगे देखते हैं। दिस इज हाउ आई हैव नोन इट। इस तरीके से मेरे लिए प्रेम की ये पहचान रही है। द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स हैपन ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, यानी कि जो दिवाली का त्योहार है वो बचपन में होता था, हुआ करता था। टुडे आई एम अगेन विद विडोज हु कैन नॉट लाइट लैम्प्स एनी मोर। लेकिन मैं अब उन विधवाओं के साथ रहता हूँ जो कभी दीपक नहीं जला सकती, दीप नहीं जला सकती। मे बी द लैंड इज टायर्ड of being suckled on blood. Maybe there is no peace between the farmer and his fields। तो वो आगे कह रहे हैं, अब वे दीपक नहीं जला सकती। मे बी द लैंड इज टायर्ड ऑफ बीइंग सकल्ड ऑन ब्लड। शायद ये मतलब जो धरती है वो थक चुकी है खून से सींचे जाने की वजह से, बीइंग सकल्ड ऑन ब्लड। शायद अब किसान खेतों के बीच में भी कोई शांति नहीं रही। किसान के जो खेत हैं वो अब लहलहा नहीं रहे। नेक्स्ट लाइन देखिएगा। बिटवीन द फार्मर एंड हिज फील्ड में बी ऑल मेन एवरीवेयर आर टायर्ड ऑफ बीइंग मैन। तो यहाँ पे वो आगे कह रहे हैं शायद किसान भी अपने खेतों से थक गए हैं। शायद हर पुरुष जो है, हर आदमी जो है, अ, हर जगह अपने पुरुष होने से थक गया है, यानी कि अपने आदमी होने से थक गया है। मे बी वी हैव फाइनली एक्नॉलेज डेथ, यानी कि अब ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने मृत्यु को स्वीकार कर लिया, यानी कि हम जीते जी भी मर गए। माई लव, हाउ कैन आई एक्सप्लेन। मेरे प्यारे, मैं कैसे बताऊं, कैसे एक्सप्लेन करूं। दैट आई एबोमिनेट लॉस व्हेन आई एम गोन, आई वुड लीव यू दिस। कि मैं इन नियम कानूनों से नफरत करता हूँ। दैट आई एबोमिनेट यानी हेट लॉस, नियम कानून से नफरत करता हूँ। जब मैं चला जाऊंगा, व्हेन आई एम गोन, तो मैं तुम्हारे लिए चीजें छोड़ जाऊंगा। मतलब ये जो नियम कानून है वो मैं तुम्हारे लिए छोड़ जाऊंगा। आई वुड लीव यू दिस। अ लाइफ विदाउट मिरर्स एंड द ब्लू ओड बिटवीन पेन्स, बिटवीन पाइन्स एंड द विंटर स्काई। एक ऐसा जीवन जिसमें कोई आईना ना हो, कोई दिखावा ना हो, अ लाइफ विदाउट मिरर्स, और एक नीली कविता कोड जो पाइपों और ठंडियों के
ठंडी सर्दियों के आकाश में गूंजती हूँ। बिटवीन द पाइन्स, पाइपों और विंटर स्काई में गूंजती हूँ। बट वेयर कैन वन रन फ्रॉम द होमलैंड। वो आगे कह रहे हैं लेकिन कोई अपने देश से भागकर कहाँ जा सकता है। वेयर कैन आई फ्ली फ्रॉम यू योर लव। अपनी मातृभूमि मणिपुर से वो कह रहे हैं कि मैं अपने होमलैंड को छोड़कर कैसे भाग सकता हूँ, या कोई कैसे भाग सकता। वेयर कैन आई फ्ली फ्रॉम योर लव, यानी मैं तुम्हारे साथ जो अपना बचपन बिताया, जो प्यार मैंने तुम्हारे साथ बिताया, वो छोड़कर मैं कहाँ भाग सकता हूँ। दे हैव बिकम परसुइंग prisons which bold the man which with criminal words। वो आगे कह रहे हैं यहाँ पर कि वो जो आदमी है वो सिर्फ इसलिए अपराधी बना दिया गया क्योंकि उसने मतलब ट्रुथ के साथ सच को कहने की हिम्मत रखी है। दे हैव बिकम परसुइंग प्राइजन, यानी उसको जेल दे दिया गया। विच होल्ड द मैन, उस आदमी को विद क्रिमिनल वर्ड्स, क्योंकि उसने सच्चाई के साथ अपनी बात कही थी, कहने की हिम्मत रखी थी। तो कभी यहाँ पर अपना मतलब जो देश प्रेम है, अपनी मातृभूमि से प्रेम है, उसके लिए यहाँ पर वो दिखा रहे हैं, अपने मन की भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और लास्ट में वो कहते हैं कि वह देश से ना भाग सकता है, ना प्रेम से रह सकता है। ये सब मतलब अब उसके लिए एक जेल बन चुके हैं। ओके, तो इस तरीके से ये जो पोएम है लाइन बाय लाइन यहाँ हमने एक्सप्लेन कर ली है। अब हम इसके एमसीक्यूज को लगा लेते हैं, फिर फाइनल हो जाएगा हमारा ये चैप्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हु इज द ऑथर ऑफ स्ट्रेंज अफेयर ऑफ रॉबिन एस वैनगम। कौन है इसके ऑथर? KKN दारूवाला, रॉबिन एस वैनगम, या फिर रेमसुला ओ, या फिर आर पार्थासारथी। तो सही आंसर क्या होगा? आपको पता ही होगा, आपने वर्क पढ़ा है। तो रॉबिन एस वैनगम इसका सही आंसर होगा। द पोएम इज मोस्टली सेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के किस रीजन की बात हो रही है? नॉर्थन इंडिया, साउदर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, या फिर वेस्टर्न इंडिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, मणिपुरी। What is symbolized by the wheel of fire in the first stanza? Wheel of fire क्या क्या symbolize कर रहा? A toy, a stage performance, a peaceful life, a life of chaos and struggle। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये chaos और struggle को symbolize कर रहा है। What does the poet envy in water and stone? Okay, water and stone को लेके वो क्या बोलते हैं? Their weight, their strength and adaptability, their price, the historical importance। What does the poet envy in water and stone? इसका मतलब बताइए क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं a life, the importance, the historical importance। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा देयर स्ट्रेंथ एंड एडाप्टेबिलिटी, यानी कि ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज को। द पोएट एडमायर्स द फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ वाटर एंड फर्नेस ऑफ स्टोन। व्हाट डज द गार्लैंडेड गोट मेटाफर प्रेजेंट। तो यहाँ पे आपको जो मिला था ये जैसे इनको बचपन में इनको भेड़ बनाया गया, देन उसके बाद बकरी बनाया गया, देन उसके बाद फूल माला पहना के इनको सड़क की तरफ हाँक के लेके जाया गया। तो उस ये किस तरीके से किस तरीके के मेटाफर को प्रेजेंट करता है? रिलीजियस ऑफरिंग, सुपरस्टिशन, स्केप गोट और पब्लिक रेडिक्यूल, सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्केप गोट ऑफ पब्लिक रेडिक्यूल, यानी कि यहाँ पे सामाजिक अपमान को दिखा रहा है। व्हाट इज द किंगडम ऑफ आर्ट डिस्क्राइब इन द पोएम? a battlefield, a market, a place where people never grow old, a museum। तो बोहेमिया के बारे में बात करें, बोहेमिया वर्ड में ये एंटर कर देते हैं 24 ईयर्स के होते हैं। तो कहते हैं कि एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे लोग बूढ़े नहीं होते। What kind of drink does the poet mention mixing with despair?
तो ये यहाँ पे किस ड्रिंक की बात करते हैं, मिल्क, टी, अल्कोहल या फिर कॉफी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा अल्कोहल। इन द पोएम व्हाट डज द टर्म बोहेमिया रिप्रेजेंट, अ फिक्शनल किंगडम या फिर आर्टिस्टिक लाइफस्टाइल या फिर अ वॉर टॉर्न रीजन या फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिस्टिक लाइफस्टाइल होती है ये। व्हाट ग्रोज इन द फील्ड्स इंस्टीड ऑफ क्रॉप्स एज पर द पोएम, यहाँ पे क्रॉप्स की जगह फसलों में, खेतों में क्या उगाया जा रहा है, वेल्थ, जॉय, हैट्रेड या फिर फ्लावर। तो सही आंसर हो जाएगा हैट्रेड, यानी नफरत उगाई जा रही है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हाट डू मॉर्निंग पेपर्स सेल, मॉर्निंग पेपर्स क्या सेल कर रहा है, नॉलेज, जस्टिस, ट्रूथ या फिर प्लान रेपिटेटिव न्यूज, यानी वही रोजमर्रा की खबरें। व्हाट नेचुरल एलिमेंट डज द पोएट से इज बिकमिंग कमोडिटी, वाटर, फायर, एयर, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इवन बेसिक एलिमेंट्स लाइक वाटर, फायर एंड एयर आर नो लॉन्गर फ्री, यानी कि इनमें से अब कुछ भी चीजें फ्री नहीं रह गई। हाउ डज द पोएट डिफाइन पैट्रियोटिज्म सरकास्टिकली, इस तरीके से इन्होंने सरकास्टिकली पैट्रियोटिज्म को दिखाया, एज फाइटिंग इनजस्टिस, एज प्रिजर्विंग फ्रीडम, एज प्रमोटिंग पीस, एज एज एडमायरिंग ग्रेनेड रीडिंग यूथ एंड कॉजिंग इंटरनल डैमेज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द पोएट क्रिटिक्स false patriotism that glorifies violence and hypocrisy। तो आपने पोएम मैंने सही से पढ़ाया है, आपको देखिएगा, जिसमें इन्होंने सरकाज्म किया है, पैट्रियोटिज्म पे आयरनी किया है, तो सही से समझ में आएगा। What happens to boys returning home for Christmas in the poem? जब लड़के क्रिसमस को अपने घर जाते हैं तो क्या होता है उनके साथ, they are welcomed by with joy, they are honored, they face fate and fear, they become soldier। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, they face fate and fear। What do painted girls and blind boys on stage symbolize? A dance to the marginalized in society, a school play या फिर soldiers in dispute। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, पेंटेड गर्ल्स एंड ब्लाइंड बॉयज, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, द मार्जिनलाइज्ड इन सोसाइटी, यानी कि ये सोसाइटी में मार्जिन कर दिए गए हैं। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम ओवरऑल, पोएम की टोन क्या है, ऑप्टिमिस्टिक एंड ह्यूमर, रोमांटिक एंड होपफुल, बिटर, आयरनिक एंड डिस्पेयरिंग, इंफॉर्मेटिव, लाइट हार्टेड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिटर, आयरनिक एंड डिस्पेयरिंग। What does a life without mirrors imply in the final stanza? क्या है लाइफ विदाउट मिरर, यानी कि बिना किसी दिखावे की जिंदगी हो, ऐसा कवि की लाश इच्छा है कि हमारे पास ऐसी जिंदगी हो। A life without self obsession, a life in vacuums, a life without technology, a life without beauty। तो यानी कि a life without self obsession। What does the poet compare the stars do? यानी कि स्टार्स से किस तरीके से कंपेयर करते हैं, लैम्प, जेम्स, नट्स एंड बोल्ट्स, तो या फिर सोल्जर से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नट्स एंड बोल्ट। Why does the poet say love is also a forgotten word? Because see, he never loved, because love has been replaced by hatred, because love is only for the rich, because love is taboo word। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लव इज रिप्लेस्ड बाय हैट्रेड, नफरत से बदल दिया गया है प्यार को। What kind of language and imagery does the poet use in the poem? किस तरीके की इमेजरी यूज किया है, लैंग्वेज यूज किया है, तो मैथोलॉजिकल एंड ट्रेडिशनल, सरकास्टिक एंड पॉलिटिकल, सिंबॉलिक, डार्क एंड पोएटिक, ह्यूमरस एंड लाइट। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, द पोएट यूज इमेजरी इज सिंबॉलिक एंड इमोशनली चार्ज्ड। तो सही आंसर हो जाएगा सी।
What do the pursuing prisons symbolize in the last stanza? Pursuing prison क्या symbol कर रहा है? Police station, homeland and love as unavoidable burdens. Actual prison, government control. तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, होमलैंड एंड लव एज अनअवॉइडेबल बर्डन। ओके, तो इस तरीके से ये जो हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर था कंप्लीट होता है। होप गाइस आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, आपको इम्पोर्टेंट लेक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।